भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा दिशा बदल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो देश ही नहीं पूरे दुनिया भर में भारत का नाम सम्मान बढ़ा है। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय से बदलाव आए हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बेमालूम राज्य से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत लिखी है। आइए और आगे जानते हैं मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में। सिटी न्यूज़ चैनल से क्या कहा पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी ने। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी विधायक, एक तो आपको विधायक जी बधाई, क्योंकि पार्टी 75 सीटों में से 67 सीटें जीत करके आई है यूपी के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ऐसा है कि 75 में से 66 की जहाँ तक बात है, ये तो जनता की सोच है। जो जिला पंचायत सदस्य बने उनकी सोच है। वो अपने आप को कहाँ पर विकास ज़्यादा समझ रहे हैं कि किसके अध्यक्ष बनने से विकास ज़्यादा हो सकता है। वो विकास की जो गंगा पिछले दिनों भाजपा के कार्यकाल में पिछले दिनों से बह रही है, उसको वो बखूबी देख रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई सरकार का कार्य बढ़िया चल रहा है, तो हम सब लोग यदि भाजपा का ही अध्यक्ष बनाएं तो उससे हमारा विकास, जो उन लोगों से वायदे उन लोगों ने करके वोट ली है, वो उन वायदों को पूरा कर पाएंगे यदि वो भाजपा का अध्यक्ष बनाते हैं। क्योंकि भाजपा की एक पहचान बन चुकी है विकास करने वाली पार्टी की। तो ये तो इसका जवाब ये है कि पूरे प्रदेश में, और मेरे ख्याल से एक सोच थोड़ी सी वोटर की ये भी होती है जिला पंचायत सदस्य की, कि वो सरकार के कार्य से तो संतुष्ट होता ही होता है। वो थोड़ा उसके दिमाग में ये भी रहता है जिसकी सरकार होती है वो उसके साथ भी जाना पसंद करता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अब की बार हम 65 लेकर आए हैं और पिछली बार जो है 2 गठबंधन की हैं, वैसे 65 हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी भी 64 लेकर आई थी। तो थोड़ा सा इसका ये फर्क पड़ता है कि वो जो है 64 जब उनकी बनी थी तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं है कि 67 हमारी या 65 हमारी बन गई। तो ये तो बेसिकली जनता का, जिला पंचायत सदस्यों का एक रुख होता है कि वो सरकार के साथ अपना विकास चाहते हैं कि विकास हम किससे कराएं, कैसे कराएं। तो ये विकास जनता देख रही है, तो उन्होंने ये बखूबी दिया है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विधायक जी, आप देख रहे होंगे जिला पंचायत का चुनाव देहात का चुनाव माना जाता है। जनपद में जिला पंचायत 14 सीटें हमारा थी, 12 पे पार्टी ने अपना समर्थित प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें से मात्र हम 2 जीत करके आए। तो हम क्या ये माना जाए कि भाजपा देहात में कहीं ना कहीं कमजोर हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा एक ये रहा है कि वोट को काटने की रणनीति ज़्यादा चली। दूसरे लोग इसमें दावपेच में सक्रिय हो गए कि उन लोगों ने, जैसे हमने कहीं अपना प्रत्याशी किसी जाति का खड़ा करा तो उन्होंने हमारे सामने उसी जाति का प्रत्याशी खड़ा कर दिया, या उन लोगों ने ऐसा कुछ बन के एक कोकस ऐसा तैयार करा कि एंटी बीजेपी सब लोग एक हो गए। और उन लोगों ने सबने एक होकर के एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि भाजपा का जो कैंडिडेट खड़ा है जिला पंचायत में उसको हराना। तो हमने 2 जगह तो खड़े ही नहीं करे थे प्रत्याशी, अपने 12 जगह खड़े करे थे। 12 में हमारे 2 जीत का है, 2 क्या 3 जीत का है। बेसिकली हमारे जो है जो वार्ड नंबर 13 है वो भी हमारा ही है, प्रदीप, और वो आज भी उनने सरेआम घोषणा भी कर रखी है। तो हम 12 में से 3 जीत का है, लेकिन हाँ थोड़ी से वहाँ हम कमज़ोर रहे हैं। उनकी जो रणनीति विरोधियों की रही है वो उस पर हावी हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जनता का प्यार कम मिला है या कहीं कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि जनता जो है आज भी मोदी जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट है। बेसिकली ये तो छोटी छोटी बात है जिन पर विरोध चल रहे हैं। कोई डीजल की बात है, कहीं प्याज की बात है, 1-2 रुपए की बात है। लेकिन अब जो सेना की जो टनल बन रही हैं वो कई हज़ार करोड़ में तैयार होती हैं, जो बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, जो बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सेना को मजबूत गाड़ियां दी जा रही हैं, पूरे देश को जो विकास की बात है, पूरे देश को दुनिया में पहली बार इतना सम्मान देश की आज़ादी के बाद मिला जितना मोदी जी के कार्यकाल में मिल रहा। पहले इतना सम्मान कभी नहीं मिला। और इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मोदी जी का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का योगदान है।
दोनों हमारे जो हैं ये महात्मा हैं, मोदी जी भी योगी जी भी, इन अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं भाई। जिस दिन से मोदी जी बने हैं, योगी जी बने हैं, ना तो उस दिन से कोई न्यूज़ आपके चैनल से उसकी आ रही है कि घोटाले की, ना कहीं आतंकवाद की न्यूज़ आ रही है कि वहाँ बम छुट गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ जो पहले सुने करे वो सारी की सारी बात पता नहीं कहाँ चली गई। किडनैप की जो घटना होती थी वो सब कहाँ चली गई हैं। कत्ल, मर्डर, ये वो सब इक्के दुक्के अब भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, रामराज तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पहले थे उसके मुकाबले तो 10%, 5% भी नहीं है। जो क्राइम था, जो भ्रष्टाचार था, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। एक आम आदमी के मन में सुरक्षा आई है कि भाई हम सुरक्षित हैं। और ये सारा पैसा जो है थोड़ा घना अगर डीजल से 1-2 रुपया फालतू लिया भी जा रहा है तो वो सेना के विकास पे गया, वो भी देश के लिए ही हो रहा है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं और आप देखिएगा, हम यहाँ बैठे हैं, कहीं से चले जाइएगा, गंगा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस, कितने एक्सप्रेस बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस बन रहे हैं, कभी नहीं बने। हम गाजियाबाद में बैठे हैं, दिल्ली से आने के लिए हमारे पास में 10 रास्ते हो गए हैं। एक सड़क ऐसी बन रही है, यू 14 लेन की बनी है, मुझे लगा हिंदुस्तान में पहली सड़क होएगी। एक ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक रैपिड रेल बन रही है, जो मेट्रो से 4 गुनी ज़्यादा स्पीड से चलेगी, हिंदुस्तान की पहली योजना है। तो ये इतने सारे काम जो हो रहे हैं, ये सारे के सारे मैं समझता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हैं। और इसके अलावा कोई सरकार, क्योंकि उनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई रहती है, उसमें कमीशन खोरी की बात रहती है, तो वो सब चीज़ जो हैं, इतना सुंदर मंदिर मोदी जी बनाने जा रहे हैं कि दुनिया में इतना सुंदर मंदिर नहीं होएगा। हमारा हिंदुओं का एक देश रह गया पूरी दुनिया में, इसमें हमारा अगर अच्छा मंदिर कोई बन जावे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भाई हमारा भी, हमारे जो भगवान ही कहते हैं हम तो, राजा रामचंद्र भगवान जी का, पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर अगर देश में कोई बढ़िया बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है। और वो सब अब बढ़ने जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा मोदी जी की रणनीति, कोई सोच नहीं सकता था कि धारा 370 भी ख़त्म हो सकती है, मोदी जी ने बड़ी आसानी से ख़त्म कर दी। प्रदेश का बंटवारा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, लद्दाख अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर अलग बना दिया। और जो वो लोग वहाँ कर रहे थे जब से 70 साल से देश आज़ाद हुआ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं क्या बताऊँ उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार किए हैं, लाखों ब्राह्मणों को घर से बेघर कर दिया, वो सब यहाँ पड़े हैं कितने दिन से। तो सारे काम बेसिकली देश के हित में ही मोदी जी कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें कहीं देश का नुकसान हो। देश का मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश के विकास की बात हो। मैं समझता हूँ इतना विकास कभी नहीं हुआ। मेरी ये कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को आम आदमी महसूस कर सकता है। अगर हम छोटी बात, कहीं प्याज के 1-2 रुपये से ऊपर उठ के अगर सोचेंगे तो बहुत देश को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला करके मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। जब मोदी जी बने थे तो लोग कहते थे ये तो घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आज वो चीज़ साथ है कि देश के में, दुनिया में जितने देश है उसमें से 90%, 95% देश मोदी जी को अपना नेता मान चुके हैं। विधायक जी, एक मेरी बात और है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है दिल्ली एनसीआर का। अभिभावक बहुत ज़्यादा इस समय तनाव है स्कूल को लेकर के, बच्चों को लेकर के, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी ने सीबीएसई इंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया है, उसको लेकर के स्कूलों ने अभिभावकों को फीस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना चालू कर दिया है कि अगर आपने फीस जमा नहीं करी तो हम बच्चों को फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम नंबर आगे सीबीएसई बोर्ड को नहीं भेजेंगे। इस पर वो बार बार अभिभावक संघ भी कई बार धरने में बैठा है, मांग को लेकर बैठा है, पर कोई भी राहत कहीं से मिल नहीं रही है। इस पे सरकार से भी अभिभावक संघ ने अपील की है, कई बार प्रशासन से मिले हैं। इसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसमें अभिभावकों से या सरकार से कोई आप इन्हें समस्या का समाधान हो जाए, कम से कम कोरोना काल से भी निपटे हैं कि अभिभावक को थोड़ा सा फीस में थोड़ा समय दिया जाए, थोड़ी सी राहत इसमें दे दी जाए। इसमें मैं थोड़ी सी आपसे चाहता था अपील कर रहा था। देखो ऐसा है कि जहाँ तक ये स्कूल की बात का आप कर रहे हैं, ये कैंसिल ना करके ये किया है कि ये बच्चे पुराने ही एग्ज़ाम पर उनको पास किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। यदि बच्चे इस लायक थे पिछले एग्ज़ाम में, जो उनके तिमाही और छमाही होते हैं, उनमें अगर बच्चों के नंबर हैं तो उन्हें उसी ग्रेड में पास किया जाएगा, अगर नहीं है तो उनको फेल किया जाएगा।
तो ये तो बच्चों के रही बात कॉलेज बंद करने की, या वो सब महामारी तो आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसी स्थिति में कोई अगर स्कूल खोल दे तो माँ बाप बच्चे भेजने को तैयार नहीं है, स्कूल बंद करें तो माँ बाप ये कि जी स्कूल बंद पड़े हैं, पेपर ना कराएं तो ये समस्या कि जी पेपर क्यों नहीं करा रहे, पेपर कराएं तो नहीं जी हमारे बच्चों को मरवाओगे, इनको एक साथ बैठा के कोविड और ये जो सब चल रहा है इससे। तो ऐसी स्थिति में भाई मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने यही फैसला लिया कि जो है पूरे, ये कोई यहाँ की बात थोड़ी है, सभी जगह विदेशों में भी जो इस चीज़ को माना गया कि भाई बच्चों के पेपर पोस्टपोन कर दिए जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी पहले, ये सब चीज़ बाद में। अब दूसरी बात बची तुम्हारी फीस की। देखो फीस में ये है कि भाई मुझे, हालांकि बहुत सारी बात मन की बात नहीं कही जाती है, लेकिन अगर मन की बात आप मेरी कहलवाओ तो जो लोग फीस से ज़्यादा परेशान हैं वो अपने बच्चों को, इतने बढ़िया प्राइमरी स्कूल बन गए हैं सरकारी, उनमें पढ़ा लें, कोई मना कर रहा है। अगर ये जो लोग करोड़ों रुपया कर्जा लेके और 100 बीघे में अपने इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना के इतने लाख लाख रुपए के वो प्रिंसिपल और टीचर की तनख्वाह पर रखते हैं, इनके कई की लाख जो महीने का खर्चा बैठता है, वो खर्चा बदस्तूर जारी है। वो जो इस कॉलेज का, उसका बैंकों का जो ब्याज कॉलेज पे, वो बदस्तूर जारी है। वो आदमी कहाँ से देगा अगर वो फीस ना ले? इसका बीच का एक रास्ता निकल सकता है कि भाई इसको कुछ फीस को कम कर दिया जाए। अगर ये कहा जाए कि जी फीस माफ़ कर दो, तो वो तो टीचर आज भी आ रही हैं, उन टीचर को अगर हटा दो तो वो टीचर कहाँ जाएंगे, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? उन्हें हटा दो, कल को स्कूल खुलेगा, नई टीचर कहाँ से लाओगे भाई? तो उनके भी ये है कि उनकी भी कुछ तनख्वाह कम कर दी जाए, और ये जो बच्चों से फीस ली जाए, इसमें कुछ बैठ करके बीच का रास्ता निकाल करके उसका, वो मेरे ख्याल से उस पर काम चल भी रहा है। लेकिन अभिभावक ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही फीस ख़त्म कर दी जाए। भाई ऐसे तो संभव नहीं है कि भाई जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इतना बड़ा खड़ा कर रखा है, उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने बैंकों से ले रखे हैं, उनके जो ब्याज है, उनके जो टीचरों की तनख्वाह है, उनका जो देख रेख है, उनकी मेंटेनेंस है, तो वो कहाँ से आएगा? वो तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना। तो इसलिए भाई ये तो संभव नहीं है, वो तो देने तो पड़ेंगे। चाहे ये है कि कहीं बैठ करके मध्यस्थता करके इसका एक रास्ता बीच का निकल सकता है, क्या उसे कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए। एक मेरा लास्ट हमारे विधायक जी आते, व्यापारी सरकार के डिसीजन से थोड़ा नाराज है, इसकी नाराजगी कल देखने में भी आई। 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, शनिवार रविवार का। वो कह रहे हैं कि शनिवार रविवार को पूरा बंद है, और शराब के ठेके सरकार ने खोल रखे हैं दोनों दिन। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो शराब के ठेकों की जहाँ तक बात है, ये तो सरकार का हाईकमान का फैसला है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्यों खुल रहे हैं क्यों बंद हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन है, ये एक चैन होती है, उस चैन को तोड़ने के लिए है। जो एक चैन चल रही है, तो उसे सप्ताह में यदि हम 2 दिन के लिए तोड़ दें, तो कोरोना के बारे में जो, हम तो मेडिकल साइंस के आदमी हैं नहीं, लेकिन जो डॉक्टरों की सलाह है, जो बात चल रही है, वो ये है कि भाई इस चैन को यदि तोड़ दिया जाए तो कोरोना फैलेगा नहीं। और मेरे ख्याल से सरकार उसमें सफल भी हुई है। इतनी बड़ी महामारी में जितनी हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी कहीं नहीं है, इतने साधन और विदेशों में कहा करते थे वहाँ ये, लेकिन ये दिख गया कि हिंदुस्तान से ज़्यादा साधन कहीं नहीं है। इतनी बड़ी महामारी को कंट्रोल करने का काम इसी भारत ने किया है, और वो सब जैसे साधन थे उनको और बढ़िया करके उसको ही बढ़िया तरीके से करा गया है। और ये सब चीज़ जो है, ये तो एक सलाह मशवरा करने के बाद ही लॉकडाउन तो पहले पूरा 7 दिन का भी लगा था, महीने भर का भी लगा था। अब जैसा जैसा सरकार को लग रहा है, अभी 2 दिन का लग रहा है कि भाई 2 दिन रखें तो इससे कुछ हम पा सकते हैं, वो 2 दिन का रखे हुए हैं। और अगर उन्हें लगेगा कि भाई 4 दिन का करें, 4 दिन का, उन्हें लगेगा हफ्ते में 1 छुट्टी ही सफिशिएंट है, 1 कर देंगे। तो जब फ्री करने का होगा फ्री कर देंगे। तो ये तो बाकायदा एक, ये हमारी कोई सोच नहीं है, इससे नहीं होता कभी इसे खोल दो, इसे बंद कर दो, ये दुकान क्यों खुल रही है, ये क्यों बंद है, ऐसे नहीं है। वो बहुत बड़ी एक ऊपर से बैठ के प्लानिंग होती है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े IAS उसमें बैठ के एनालिसिस करके किस तरीके से भला हो जाए। ना तो किसी से कोई रिश्तेदारी सरकार की है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। कोई पंसारी की दुकान कर रहा भाई इससे दुश्मनी है, या कोई शराब बेच रहा है इससे दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब देखा जाता है कि किससे देश का भला हो, किससे जनता का भला हो, वही काम सरकार करती है और उसको कर रही है। ये छोटी मोटी बात है
जिससे लोग बिना बात, कुछ थोड़े से लोग हैं वो जो छोटी बात को बड़ी करने का काम करते हैं। फिलहाल मोदी जी तो आज हैं, 10-20-50 साल बाद नहीं भी रहेंगे, क्योंकि सब जो आए हैं उन्हें सब जाना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मोदी जी नहीं रहेंगे, जब मोदी जी याद आएंगे, इस देश को मोदी जी याद आएंगे। अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी याद आएंगे। उनके बच्चे आकर के पूछेंगे कि जब देश में एक योद्धा लड़ने के लिए आया था देश के लिए, जब आप उसके साथ क्यों नहीं थे। तो आज हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, पार्टी को सब छोड़ छाड़ के हमें आज देश के लिए लड़ना चाहिए। देश रहेगा, हम रहेंगे।